आज की डेट में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, जिनको एनबीएफसीज बोला जाता है, तो इनके बारे में जानेंगे। देखिए, रिजर्व बैंक के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अनुसार एनबीएफसी कौन सी संस्था या कंपनी होती है जिसका प्रमुख व्यवसाय किसी भी योजना के तहत जमा स्वीकार करना, ध्यान रखिएगा, लोगों से जमा स्वीकार करना, उसे किसी भी रूप में उधार देना, तो यह एनबीएफसी इसका काम होता है। कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड निवेश कंपनियों को एनबीएफसी इसमें सम्मिलित किया जाता है। आरबीआई के प्रावधानों के तहत कंपनी रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी जो आती हैं, इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी जो होती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होते हैं, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी और प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय का व्यापार कर रही इन्वेस्टमेंट कंपनियां एनबीएफसीज की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होती हैं, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से निजी बैंक में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक जो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। अब देखिए, एटीएम का पूरा नाम या ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और इसमें एटीएम के टाइप होते हैं कि जैसे वाइट लेवल एटीएम क्या होता है। तो देखिए, बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को सुविधा जमा निकासी के लिए यह सुविधा दी जाती है। इसके लिए बैंकों द्वारा एटीएम को जारी कार्ड किए जाते हैं, एटीएम कार्ड जारी किए जाते हैं, और ग्राहकों को एटीएम कार्ड जो खाते हैं, खाता नंबर मिलता है, पिन नंबर दिया जाता है, जिसका प्रयोग एटीएम मशीन से निकालते समय इसको यूज़ किया जाता है। एटीएम मशीनें कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी होती हैं। अब देखिए, वाइट लेवल एटीएम्स क्या होते हैं। देखिए, वाइट लेवल एटीएम जो होते हैं, तो इससे अभिप्राय क्या होता है, ऐसे एटीएम्स है जिनका प्रचालन जो है गैर बैंकिंग कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ऐसे एटीएम और गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में ही होते हैं, तो ये आपके वाइट लेवल एटीएम होते हैं। अब देखिए, कुछ शब्दावलियाँ जो कि मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, 25 शब्दों 50 शब्दों में आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होती है, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि में, ध्यान रखिएगा, अल्पावधि को ध्यान रखिएगा, अल्पावधि में कोष उधार यानी पैसा उधार देता है, तो वो रेपो रेट होती है, ठीक है। उल्टी यानी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक बाजार से ऋण प्राप्त करते करते हैं, तो वह उल्टी रेपो दर कहलाती है। अग्रणी बैंक योजना क्या है, लीड बैंक योजना, तो देखिए, देश में अग्रणी बैंक योजना 1969 से प्रभावी हुई और 1968 में इसको गठित की गई थी गाडगिल समिति, तो इसी की सिफारिशों के आधार पर इस योजना को लाया गया था। इस योजना के तहत शाखा बैंकिंग का विकास, शाखा सुविधाओं के विस्तार और आवंटित जिलों में शाखा आवश्यकताओं के सर्वेक्षण जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। तो ये आपके अगली चीज़ क्या है, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। तो देखिए, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित वे ऋण जिन पर मूलधन एवं उस पर देय ब्याज की वापसी या तो हो पाती अथवा सीमा के भीतर नहीं हो पाती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनपीएस कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कंडक्टर रिकॉग्निशन कोड, ये क्या होता है, माइकर कोड इसको कहा जाता है। बैंकों के चेकों के नीचे मुद्रित 9 अंकों के कोड को मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन कोड या माइकर कोड कहा जाता है। इस अंकी कोड के प्रथम 3 अंक बैंक की शाखा के शहर के नाम, आगे के 3 नाम बैंक के नाम, और अंतिम 3 अंक जो है बैंक की शाखा की पहचान से संबंधित होते हैं, तो ये आपका माइकर कोड संबंधित है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी क्या होता है, ये देखिए 11 अंकों का कोड होता है। यह प्रत्येक बैंक अपने चेक पर मुद्रित करवाता है, और इस अंकीय कोड के प्रथम 4 अंक बैंक के नाम से संबंधित होते हैं। बीच के एक शून्य के बाद 6 अंकों का संबंध बैंक की शाखा के वितरण से होता है कि भाई ये कहाँ से चीज़ें आई हैं। नेफ्ट प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एनईएफटी जिसको कहा जाता है, इस प्रणाली के तहत इंटरनेट के जरिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के द्वारा लिखित चेक के स्थान पर 1 लाख रुपए की कम धनराशि को एक बैंक से उसी बैंक तथा अन्य बैंक में खाते में खाता धारक स्वयं ही स्थानांतरित कर सकते हैं। भाई इतना आप निफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस क्या होता है, इस प्रणाली के तहत 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि को खाता धारक द्वारा खुद ही इंटरनेट के माध्यम से किसी भी खाता धारक के किसी भी बैंक के खाते में त्वरित रूप से भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका आरटीजीएस है। चेक आपका चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली क्या होती है, तो देखिए, इस प्रणाली के तहत किसी व्यक्ति, फर्म या संस्थान द्वारा जारी किए गए किसी चेक के भुगतान हेतु उसे मूल शाखा
ध्यान रखिएगा, मूल शाखा या बैंक के पास भौतिक रूप से न भेजकर उसकी स्कैनिंग करके चेक को एक गोपनीय पट्टी पर दर्ज सूचनाओं के सत्यापन से ही चेक का भुगतान किया जाता है। ठीक है, चेक जमा करने वाली शाखाओं में प्राप्त किया जा सकता है। साख संकुचन क्या होता है? तो देखिए, साख संकुचन विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा कम मात्रा में ऋण वितरण की व्यवस्था है कि बहुत कम मात्रा में आपको जो साख है वो दी जाती है, क्रेडिट बहुत कम होती है। ऐसी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किया जाता है। भाई, मुद्रास्फीति को रोकना क्यों होता है? क्योंकि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीद रहे होते हैं लोग, तो जब पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बैंकों द्वारा अधिक ऋण दिए जाने की स्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, मांग बढ़ने लगती है, कीमतें बढ़ने लगती है, मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। अब देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में किसी प्रकार के बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता होता है, और ऐसा केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के लिए किया जाता है। अनिवासी रुपया खाता या बाह्य खाता क्या होता है? देखिए, ये वह खाता होता है जिसमें अनिवासी भारतीयों द्वारा या भारतीय मूल के विदेशियों द्वारा खोला जा सकता है। ऐसे खाते को भारतीय मुद्रा में खोला जाता है। इस प्रकार के खाते का मूलधन तथा उस पर निकलने वाले ब्याज की जमाकर्ता को उसके देश वापस भेज दिया जाता है और दिया गया ब्याज कर मुक्त हो जाता है। ऐसा करते समय रुपयों को विदेशी मुद्रा में उस दर पर ही परिवर्तित कर जाता है जो कि धन भेजने की तारीख को लागू हुई होती है। अब देखिए, डिवैल्यूएशन क्या होता है? अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन, जैसे जब अन्य मुद्राओं की तुलना में किसी देश, जैसे भारत की मुद्रा है, चीन की बताते, तो चीन की तुलना में भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी कमी कर दी। किसी मुद्रा का विमूल्यन, विनिमय मूल्य जानबूझकर कम कर दिया जाता है, तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? एसएलआर जो होता है, तो देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात, व्यापारिक बैंक अपनी कुल जमाओं का जो भाग नगद कोष के रूप में पास में रखते हैं। जैसे बैंक है, बैंक आप लोगों के लिए, जैसे आप बैंक में पैसा लेने जाते हैं, अगर आपको नहीं दे पाएँ तो इसका मतलब है कि वो उनके पास एसएलआर नहीं है। तो इसी के लिए वैधानिक तरलता अनुपात इसी चीज़ को कहते हैं। जो पैसा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास साख के नियंत्रित करने की यह महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है। इस अनुपात में परिवर्तन करके भारतीय रिजर्व बैंक साख के विस्तार और संकुचन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अनुपात में वृद्धि की जाती है तो व्यापारिक बैंकों की साख विस्तार की क्षमता घटती है। इस अनुपात में कमी करने पर बैंकों की साख विस्तार की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। अगला टर्म कौन सा है? आरक्षित मुद्रा पत्र। तो यह कागजी मुद्रा पत्र होता है जिसमें बिना सोने और चांदी के रिजर्व बैंक रखे चलन में लाया गया जाता है। ठीक है, आरक्षित मुद्रा पत्र कहलाती है। अनुसूचित व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया है उन्हें अनुसूचित व्यापारिक बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है। कुछ आवश्यक शर्तें पूरा करने पर ही रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंक को इस अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि बैंक की चुकता पूंजी आरक्षित पूंजी का योग कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए, और बैंक का संचालन ऐसा होना चाहिए जिसमें जमाकर्ता के हित सुरक्षित हों। अधिविकर्ष क्या होता है? बैंकों से जमाकर्ता द्वारा अपने जमा रकम के अतिरिक्त धन निकालना अधिविकर्ष कहा जाता है। कि जब भाई ओवर ड्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अपने अकाउंट से क्षमता हमारी 5,000 की है, लेकिन हमने 6,000 रुपये निकाल लिए। आवर्ती जमा क्या होता है? आवर्ती जमा या संचयी जमा जो होता है, इसको खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम या निश्चित नियत अवधि प्रतिमाह अपने खाते में जमा करनी होती है। इस प्रकार, जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये की लगाई कि 100 रुपये हम प्रतिमाह जमा करेंगे, तो यही आपका आवर्ती खाता होता है। एक प्रकार का सावधि यानी आवधिक खाता होता है कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। इस खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की दर बचत जमा खातों की तुलना में कुछ अधिक होती है। ठीक है, आदिष्ट चेक क्या होता है? ठीक है, बेयरर चेक जिसको कहा जाता है, किसी भी धारक चेक में से जब धारक शब्द को काट कर उस पर आदिष्ट या ऑर्डर लिख दिया जाता है तो वह चेक आदिष्ट चेक बन जाता है। इस चेक के भुगतान से पहले भुगतान लेने वाले सही व्यक्ति की पहचान आवश्यक होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आदिष्ट चेक होता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत एक शहर के भीतर स्थित विभिन्न शहरों में स्थित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं, एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं या विभिन्न बैंकों की शाखाओं के बीच में निधियों का हस्तांतरण जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंप्यूटर पर ही हो जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। ठीक है, करेंसी या चलन मुद्रा तिजोरियाँ ये क्या होती हैं? तो देखिए, करेंसी तिजोरियाँ जो होती हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं जिनमें
धात्विक सिक्कों के साथ साथ जो नए या पुनः जारी कर सकने वाली योग्य करेंसी नोटों का भंडार रखा जाता है। ये तिजोरियां रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और उनके सहायक बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी खजानों तथा उप खजानों द्वारा संचालित की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्या है, चालू खाता। ठीक है, यह एक प्रकार की मांग जमा खाता होता है जिसे करंट अकाउंट कहा जाता है। बैंक जमा में चालू खाते का अर्थ होता है इन खातों में जमा राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, अपितु बैंक लेन देन की संख्या जो होती है उसके आधार पर कुछ सेवा शुल्क खाताधारी से वसूल करता है। इस प्रकार के खाताधारक को बैंक द्वारा यह सुविधा दी जाती है कि वह किसी भी कार्य दिवस में अनेक बार जमा और निकासी कर सकता है। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है, विभिन्न बैंकों के वित्तीय संस्थानों एवं अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, बैंकों के द्वारा जो जारी किए जाते हैं उसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। सितंबर 2015 में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सिंपली एक एसबीआई के द्वारा सिंपली क्रेडिट कार्ड को लाया गया था।